आउटडोर में आधे से ज़्यादा मरीज़ हमारे वो होते हैं जिनके कान में वैक्स, जिसे हम कान की मैल कहते हैं, वो जम जाती है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जिसकी वजह से उनकी सुनवाई तकरीबन 30 to 40% कम हो जाती है। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं, ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं। वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बख्त अज़ीज़ है और मेरा ताल्लुक़ ENT के शोबे से है। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है कान का बंद होना, क़ुव्वत समात में कमी और कानों का बहरापन। अमूमन हमारे पास पेशेंट आउटडोर में आते हैं जिनकी क़ुव्वत समात कम होती है। वो बच्चे जो कम बोलते हैं या लेट बोलना शुरू करते हैं, वो बुज़ुर्ग हज़रात जिनकी कान की सुनवाई विद एज कम हो रही होती है, या वो एडल्ट्स इन टीन एज जिनके कान में दर्द हो एंड दे फील कि कान की सुनवाई कम हो रही है। तो ये वो तमाम पेशेंट्स होते हैं जिनको फौरी तौर पे ENT पे आना चाहिए, उन्हें अपने कान का मुआयना कराना चाहिए और अपनी बीमारी की तशख़ीस करानी चाहिए। अमूमन आउटडोर में आधे से ज़्यादा मरीज़ हमारे वो होते हैं जिनके कान में वैक्स, जिसे हम कान की मैल कहते हैं, वो जम जाती है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जिसकी वजह से उनकी सुनवाई तकरीबन 30 to 40% कम हो जाती है। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं, ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दे शुड कम टू ENT, दे शुड गेट देयर सेल्फ डायग्नोस्ड, आके अपनी बीमारी की तशख़ीस कराएं और बर वक्त इस वैक्स का इलाज कराएं ताकि उनकी क़ुव्वत समात बेहतर हो। सेकंड कैटेगरी हमारे पास वो छोटे बच्चों की होती है जिनमें अमूमन नज़ला ज़ुकाम रहता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनमें नज़ला ज़ुकाम रेशे की वजह से कान के पर्दों पर दबाव आ जाता है और अमूमन आधे से ज़्यादा बच्चों के कान के पर्दों के पीछे पानी आ जाता है। अमूमन ये बच्चे लेट बोलना सीखते हैं। इनके पेरेंट्स इसी तरह से हमारे पास आउटडोर में आते हैं कि बच्चे की उम्र 5 साल 6 साल हो गई है और ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तो जब इनका कान की ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो आवर सरप्राइज हमें ये पता चलता है कि कान के पर्दे के पीछे पानी है। और ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनका इलाज बर वक्त कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है और इनका इलाज बज़रिए मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तीसरी कैटेगरी हमारे वो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो सोसाइटी का वो हिस्सा हैं जो ऑटोमेटिकली एल्डरली कहलाते हैं हमारी फैमिलीज़ में, और ये वो लोग हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन कम होता है और अमूमन इस वजह से कम होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि अब इनके साथ हमें जाके ऊंचा बोलना पड़ेगा या इनकी क़ुव्वत समात कम होगी। तो ये एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस है और इनके लिए आजकल की नई मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट में हेयरिंग एड्स आ गई हैं। तो वो लोग जिन्हें घर में सुनने की प्रॉब्लम है, वो लोग जिनके कानों में रिंगिंग साउंड्स, जिसे हमारी ज़ुबान में टिनाइटिस कहते हैं, अगर वो आना शुरू हो रहा है तो ये तमाम चीज़ें बज़रिए मेडिकल ट्रीटमेंट काबिल इलाज हैं। हम रिंगिंग साउंड्स का थ्रेशोल्ड कम कर सकते हैं, क़ुव्वत समात बेहतर कर सकते हैं, और वो हजरात जिनकी क़ुव्वत समात में काफ़ी कमी हो, विद द हेल्प ऑफ हेयरिंग एड्स उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इन हेयरिंग एड्स से, और उनको बहुत ज़्यादा अफाका हो सकता है इफ़ एन अर्ली मेडिकल मैनेजमेंट इज़ ऑफर्ड टू ऑल दोज पेशेंट्स। ENT में नाक, कान, गला, ये वो 3 चीज़ें हैं जिनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अक्सर औक़ात छोटे बच्चे जो मुंह खोल के सोते हैं, जिनका नाक से सांस कम आता है, इन बच्चों में जैसे टॉन्सिल्स गले में होते हैं, इसी तरीके के एक हदूद नाक के पीछे होते हैं जो एडिनॉइड्स कहलाते हैं। इन एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से, सोजिश की वजह से नाक और कान का कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से अमूमन ये बच्चे दे गेट हार्ड ऑफ हेयरिंग, आवाज़ इन्हें आती है लेकिन ऊंची थ्रेशोल्ड, ऊंची आवाज़ आती है, हल्की आवाज़ पे इनका रिएक्शन नहीं होता, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच पेरेंट्स और उनके केयर गिवर्स दे बिलीव कि बच्चा कम सुन रहा है। दूसरी कैटेगरी उन टीन एजर्स और एडल्ट्स की है जिनकी नाक में नज़ला ज़ुकाम रहता है। अमूमन नज़ले ज़ुकाम की वजह से नाक में बलगम, रेशा, केरा गिरता रहता है। ये नाक के पिछले हिस्से में भी गले में गिरता रहता है और इसकी वजह से नाक में हदूद की सोजिश हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट नाक के हदूद जब सूज जाते हैं, नाक से भी सांस लेने में दुश्वारी होती है, लेकिन इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट कान की तरफ जाता है।
कान में ऑन एंड ऑफ पेन रहना शुरू हो जाती है, कान की सुनवाई कम रहती है और ऑटोमेटिकली रिंगिंग साउंड्स, जिनको हमारी ज़ुबान में हम टिनाइटिस कहते हैं, वो दोनों कानों में आना शुरू हो जाती है। टिनाइटिस की वजह से नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में दुश्वारी पेश आती है। वो पेशेंट या वो हजरात जिनके कानों में मुसलसल रिंगिंग साउंड्स या टिनाइटिस आ रहा हो, दे फील वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्सेट। उनकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है। ना सिर्फ उनको सुनने में दुश्वारी होती है, बल्कि रात को सोने के टाइम पे ये रिंगिंग साउंड इतनी ज़्यादा होती है कि उनको सोने नहीं देती। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट दे एंड अप विद डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो ये वो आवाज़ें हैं जिनको हम कुछ दवाइयों के ज़रिए और एट टाइम्स अगर दवाइयाँ काम ना दें तो कान के पर्दे के पीछे इंजेक्शन लगाने से हम ये रिंगिंग साउंड्स काफ़ी कम कर सकते हैं। ये रिंगिंग साउंड्स और कान में शोर आना जब काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है और उसकी सुनवाई भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। नंबर 2, वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जिनमें ऑन एंड ऑफ कान में पेन हो या एयर डिस्चार्ज हो, तो उनकी एक हैबिट होती है कि वो कॉटन बड और पेन बार बार कान में पोक करते हैं। इस एक्सेसिव पोकिंग, कान में कॉटन बड और पेन डालने से भी कान की जो अपनी जल्द होती है, जिसे हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की स्किन कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सोजिश आ जाती है। सोजिश की वजह से कान से रिकरेंट एयर डिस्चार्ज, हर गर्मी सर्दी के मौसम में कान में दर्द और इन्फेक्शन की सूरत से भी कान की सुनवाई कम हो रही होती है। ये वो हजरात हैं जिनका बर वक्त हॉस्पिटल में आना, कान का मुआयना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ कान का पर्दा इज एट स्टेक। अगर कान का पर्दा हल्का सा भी डैमेज हो जाए, देन ऑटोमेटिकली नॉट ओनली उनकी सुनवाई कम हो जाएगी, बल्कि सुनवाई के साथ कभी कभार अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कान जो बैलेंस मेंटेन करना होता है, जिसे हम कहते हैं कि आपका चलना फिरना कंफर्टेबल है, दैट गेट्स अफेक्टेड और पेशेंट ऑन एंड ऑफ चक्कर आना शुरू हो जाते हैं उसे, और जिसे हमारी ज़ुबान में डिज़नेस या वर्टाइगो कहते हैं, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। उठते बैठते करवट लेते उसे ऑन एंड ऑफ दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही होती है, और ना सिर्फ दुनिया घूमती हुई महसूस होती है, उसके लिए चलना, उठना, बैठना और करवट लेना बहुत दुश्वार हो जाता है। ये वो तमाम हजरात हैं जिनको ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे ENT के पास आना चाहिए और अपने कान का मुआयना कराना चाहिए। ना सिर्फ इस मुआयने से बीमारी की तशखीस में हमें मदद मिलती है, बल्कि ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू जस्टिफाई द ट्रीटमेंट, और जितनी जल्दी उसकी तशखीस की जाए उतना बेहतरीन उसका इलाज होता है। तो अब अगर हम एट दी एंड ये कहना चाहें कि कान की सुनवाई का कोई इलाज नहीं है, तो यकीनन ये गलत होगा। कान की सुनवाई अगर आपकी अफेक्ट हो रही है, कान में रिंगिंग साउंड्स, शां शां की आवाज़ें या टिनाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो आ रहा है, या कानों की ही वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम ऑन स्पॉट अर्ली इंटरवेंशन करके सबसे पहले दवाइयाँ दे के इनकी तशखीस कर सकते हैं और तशखीस करके इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा पर्पस अवेयरनेस देना है, एंड होपफुली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि जितनी जल्दी आप बीमारी की तशखीस कराएंगे उतना बेहतरीन आपका इलाज होगा। अगर आप कान की सुनवाई के मुतालिक, कान में आवाज़ें आने के मुतालिक या चक्कर आने के मुतालिक किसी किस्म का सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप अपना कान का मुआयना कराना चाहते हैं तो marham.pk की ऐप के ज़रिए मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।